नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। राजधानी दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर बड़ा मंथन किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को धार देने की कोशिश की। एक तरफ भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकसित भारत 2047 के विजन और आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने देश के विकास दर, तकनीकी आत्मनिर्भरता, कर प्रणाली में सुधार और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई पार्टी की अहम बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, नीट पेपर लीक, युवाओं के भविष्य, चुनाव आयोग की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां आगामी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगी या फिर बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े सवालों पर विपक्ष सरकार को घेरने में सफल होगा। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को, भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। यहाँ इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनरल सेक्रेटरी साहिबान और पूरे ऑल इंडिया के पीसीसी प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सब लोग पधारे थे। पार्टी ने डिस्कस किया सब बातों के ऊपर, किन किन मुद्दों को लेकर के आगे जनता के बीच में जाना है, किन किन बातों को उठाना है। जनता के अंदर जो आक्रोश है, खास तौर से नीट के मुद्दे को लेकर के पेपर जो फैल हुआ है, खास तौर से जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, कमर्शियल गैस, इन सब के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, आम जनता जो अपने आप को बड़ा त्राई कर रही है और देश की जनता ठगा सा जो महसूस कर रही है, उसके बारे में आम चर्चा हुई है। सभी साथियों से राय किया गया है। जल्दी आपके सामने कोई प्रोग्राम आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोई जोरदार तरीके से कोई अच्छा कार्यक्रम बना करके जनता के बीच जाया जाएगा, कोई अच्छा एजुकेशन किया जाएगा। वो सब बातें आपको विस्तार से बताएंगे। अभी चल रही है बात, कोई फाइनल स्टेज आज नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो दिल्ली में सत्ता बनाम विपक्ष का सियासी मंथन का दौर जारी रहा। एनडीए कांग्रेस की बैठकों से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मोदी के 12 साल बनाम विपक्ष के सवाल का ये मुद्दा है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं। ओमकार जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ जी आगे जुड़ेंगे। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत यशपाल जी आपके साथ करूंगी। आपने सुना होगा कांग्रेस की आज बैठक के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर इस बैठक में शामिल हुए और यही मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लेकिन एनडीए की बैठक में जो मंथन हुआ, जो चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने भी जो कुछ कहा, उपलब्धियों का ज्यादा जिक्र इस बैठक के बाद नजर आया। देश के सामने क्योंकि कई चुनौतियां भी हैं, वैश्विक संकट चल रहा है, आप जानते होंगे। क्या सिर्फ उपलब्धियों पर इसमें बातचीत हुई है, चुनौतियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है क्या? मुस्कान नमस्कार। सबसे पहले मेरे साथी प्रवक्ताओं को, आपके बच्चों को, सबको राम राम। और जो विषय आज एनडीए में या कांग्रेस के जो भी मीटिंगें हुई हैं उन विषयों के अगर हम डिस्कशन करें तो अगर एनडीए की बात करें तो दोनों पहलुओं पे बात होती है हमेशा। एक पहलू नहीं, दोनों पहलुओं पे चुनौतियां कौन सी हैं, हमें किस दिशा में काम करना है और हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, और वो दोनों के विषयों पे डिस्कशन होके अब आगे कैसे बढ़ना है उस दिशा पे काम किया जाता है। क्योंकि राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो राष्ट्र के लिए जब काम किया जाता है, देश के लिए सोच के साथ काम किया जाता है, तो उस दिशा पे ही काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी 12 साल मोदी जी के पूरे हुए हैं, जिसमें 4399 दिन के में वो प्रधानमंत्री रहे हैं। अब लेकिन छोटा सा विषय है, अगर एक तरफ हम कांग्रेस की बात करें, राजीव गांधी जी 1858 दिन तक रहे हैं, मनमोहन सिंह जी 3657 दिन तक रहे हैं, इंदिरा गांधी जी 4070 दिन तक रही है, जवाहरलाल नेहरू जी 4398 दिन तक प्रधानमंत्री रही है। अगर टोटल मिलाया जाए कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं 13,999 दिन कांग्रेस की सरकार रही और पीएम रहे हैं। अब विषय देखते, छोटे छोटे विषय उठाते हैं हम लोग। देखिए, जब इन दिनों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार रही 13,999 दिन तक, अगर एयरपोर्ट देखे जाए तो 74 थे। अब दूसरी तरफ मोदी जी की बात करते हैं, जो 12 साल का कार्यकाल है, 164 एयरपोर्ट हो गया आज के दिन के अंदर। एमबीबीएस सीट की बात करते हैं, जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर है उन दिनों की बात करें 51,348 सीटें थी, आज 1,28,000 सीटें हो गई हैं। आईएएम की बात करें, पहले 13 थी, अब 21 हो गए हैं। एम्स की बात करें, पहले 7 थे, अब 23 हो गए हैं। आईआईटी की बात करें, पहले 11 थे, अब 23 हो गए हैं। देखिए, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सिटी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो ग्रो भी करेगा, हर तरह से वो सिटी ग्रो करती है। तो अगर उसकी बात करें नेशनल हाईवे की, 91,237 किलोमीटर का हाईवे था पहले, जब कांग्रेस की सरकार रही है। और मोदी जी ने 12 साल में 1,40,572 किलोमीटर तक पहुंचा दिया नेशनल हाईवे। मेट्रो पहले 248 किलोमीटर का था, अब 1,095 किलोमीटर का हो गया। ऐसे हम अगर इन विषयों को, छोटे छोटे विषयों को उठाए, जैसे देश के अंदर कई सालों का, 100 साल का, 60 साल के मुद्दे थे, जैसे धारा 370 की बात करें, भगवान राम मंदिर की बात करें, ये आपके सामने इतने जटिल मुद्दे थे, उनका सलूशन निकाला। क्या पुरानी सरकारें क्या इन कामों को नहीं कर सकती थी? विषय ये है, विषय ये नहीं कि हमने क्या किया, विषय ये है कि ये लोग पहले कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। अब इनका मंथन हुआ, इनकी कांग्रेस की मीटिंगें हुई। देखिए, मंथन करना अच्छी बात है, लेकिन मंथन को जनहित में करना बहुत अच्छी बात है, और जनहित के लिए करना और ग्राउंड पे उसको उतारना वो बहुत अच्छी बात है। अब ग्राउंड को उतारने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता के अंदर कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता काम कर सके ग्राउंड के अंदर। अब देखिए, एसआईआर की बात करके हरियाणा के अंदर हम बैठे हैं, अब एसआईआर शुरू होने वाली है, आप उनमें मेहनत क्यों नहीं करते? हमारा कहना यह है कि एसआईआर के अंदर आप हमारी हेल्प करें। हम लोग एक शुद्धिकरण करना चाह रहे हो वोटर लिस्ट की। अगर कोई यहाँ से शिफ्ट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी ने डुप्लीकेट वोट बना रखे हैं, 3-3 जगह 4-4, उनको कटवा के वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करते हैं।
तो उसमें हमारी हेल्प करें, अगर इनके पास कार्यकर्ता है तो। बीजेपी के पास, बीजेपी की सरकार के पास, बीजेपी के पास, पार्टी के पास संगठन इतना बड़ा है, संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्र और प्रदेश के लिए काम करते हैं, ना कि व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं। अब विपक्ष की बात कर लो, विपक्ष आपके सामने है, टीएमसी की बात करें, टीएमसी ममता जी मीटिंग करके लिए क्या विलय करेंगी नहीं करेंगी, ये कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्र की सोच के साथ काम करना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया और उनके अंदर कोई आप लोग ये समझाना चाहते हैं और एडिशनल कुछ करना चाहते हैं, वो अपने सुझाव भी रखने चाहिए। ठीक है, गगन खरोड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है थोड़ी, मेरे को ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है गगन जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सवाल सुन पा रहे क्या आप मेरा? आपका सवाल मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन गगन जी इसको ठीक करवाते हैं सर। गगन जी ठीक करवाते हैं इसको, आप अपनी बात रखिएगा। सवाल आपकी मीटिंग को लेकर है, क्योंकि एनडीए की कल एक अहम बैठक हुई और उसमें आपने सुना होगा कि आगामी कार्य योजना को लेकर भी बात रखी गई। 12 साल का जो रिकॉर्ड कायम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर उन्होंने बात रखी। लेकिन आपकी इस मीटिंग को लेकर सवाल बीजेपी प्रवक्ता ने भी उठाए हैं कि जनहित के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने की आप बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता उतना मजबूत नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे और आपके हिसाब से क्या मुख्य एजेंडा रहा इस मीटिंग का? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपको और जो मेरे साथ को कलीग साथी हैं उन सबको, और जो देश प्रदेश की जनता आपका ये कार्यक्रम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम जी। देखिए ये बड़ा आज अहम मुद्दा है जिसको आपने अपने प्रोग्राम में लिया, तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा जरूरी था मंथन के लिए। पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो 12 साल एक कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ, अब उसके लिए चलो उनका कार्यकाल पूरा हुआ, इसके लिए तो चलो उनको बधाई है। लेकिन पिछले 12 सालों में जो ये जश्न मना रहे हैं बीजेपी पार्टी, लेकिन 12 सालों में जो पिछले कई रिकॉर्ड जो पिछले 70 साल का ये कहते थे, ये हर चीज में नेहरू जी, इंदिरा जी और अपना राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास जाके जो बैठ जाते हैं, जब इनके से मुद्दे पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जब वहां जाके अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उन कार्यकाल में जो 70 साल में देश में नहीं हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, चाहे उसके अंदर बैंक फ्रॉड के मामले हो, चाहे उसके अंदर हमारे जितने सरकारी संस्थान थे उनको बंद करने के या प्राइवेट हाथों में देने के मामले हो, या कितने भी तरीके के जो मामले हैं, यह घोषित 3-4 बार प्रधानमंत्री जी हमारे यह घोषित इमरजेंसी लगा चुके हैं। इंदिरा गांधी जी को ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वो एक संवैधानिक इमरजेंसी थी, जिसका उसके अंदर जो गलतियां रही उसका खामियाजा भुगता और कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने उसका जवाब दिया, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन आज जो ये हमारी सरकार है बीजेपी की, ये पिछले 12 साल में अघोषित इमरजेंसी कई बार लगा चुकी है। मतलब कि सत्ता का सुख भोगने के लिए ये सिर्फ 24 घंटे इनकी सरकार, जिस तरह भी मेरे भाई यशपाल जी भी कह रहे थे कि 24 घंटे ये सिर्फ इलेक्शन मोड में रहते हैं, 24/7। इनके हमारे चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं, चाहे इनके प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके नेता हैं, सारे के सारे इलेक्शन मोड में रहते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। जनता के साथ क्या बीत रही है पिछले 12 सालों में, क्या क्या ये सरकार ने 12 सालों में जनता के साथ किया है, उसके ऊपर तो ये बात करने को तैयार है। इनसे सवाल करो। यशपाल जी सुन लीजिए, अपनी आपत्ति रखिएगा सर, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, सभी के लिए बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज यशपाल जी। हाँ सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर जो इस तरह से डिबेट करना चाह रहे हैं फिर ये बोलेंगे मैं इनको नहीं बोलने। ठीक है, वो चुप हो गए। गगन जी बोलिए, आप चुप है सर वो। गगन जी बोलिए। ठीक है यशपाल जी देखिए, अच्छा नहीं लगता सर, ऐसे में अगर आपकी बात में भी बीच में कोई बार बार टोकेगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपनी बात रखी, तब किसी ने बीच में टोका नहीं। यशपाल जी आपसे भी यही उम्मीद करेंगे वो। यशपाल जी प्लीज, इतने सीनियर प्रवक्ता हैं आप, प्लीज चर्चा मत खराब करिए सर। ठीक है गगन जी वो चुप है सर, आप अपनी बात रखिएगा। जनता का दर्द, जनता का दुख आप सुनना ही नहीं चाहते। आपको बड़ी पीड़ा होती है जब विपक्ष में जनता की ये देखो आप इनको, मुस्कान जी इस तरह डिबेट नहीं हो रही है, इनको आप म्यूट करा दो। कांग्रेस की तो जनता नहीं सुन रही, जनता को सुना दो। ठीक है यशपाल जी, समझ गई मैं आपकी क्या आपत्ति है। गगन जी अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। बोलिए गगन जी।
आवाज नहीं मिल पा रही है सर आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, देखिए उनको ना एक तो तरीका सिखाओ, ये बड़ी दिक्कत है बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ। ये अपनी बारी में तो किसी को बोलने नहीं देते, नहीं कहते जी गगन जी प्लीज, आप वो चुप है ना सर। गगन जी आप बार बार वही चीज रिपीट करेंगे, ऐसे में चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, आपने आपत्ति रखी, वही आपत्ति मैंने भी रखी। चुप है सर, वो उन्होंने मानी ना आपकी बात भी। प्लीज गगन जी आप मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 12 सालों में जो दुख दर्द इस सरकार ने दिया है, कई विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। जो पिछले जब से भारत आजाद हुआ था तब से लेके जिन देशों के साथ हमारे इतने बढ़िया संबंध थे, इतने बढ़िया रिलेशन थे, वो इस पिछले 12 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारे संबंध मतलब के खराब कर दिए। आज हम किसी से बात करने लायक नहीं है। नेपाल एक छोटा सा देश जो हमारे देश के ऊपर निर्भर था, वो आज हमारे से किस तरह से आंख मिला के अपनी शर्तों पे बात करने को तैयार होता है। सरेआम इनको आंखें दिखा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। आज इनका कोई जवाब नहीं है। बांग्लादेश क्या कर रहा है, भूटान के साथ क्या नीति है, मतलब कि सब जगह मलिया मेट कर दिया। ईरान, रशिया, इतने पुराने संबंध थे, सबके साथ मलिया मेट कर दिया। जाके सिर्फ मेलोडी टॉफी बांटने से, जबरदस्ती गले पड़ने से, हा ही हू करने से देश नहीं चलता। चलो ये एक अलग हो गई बात। अब आपने सवाल पूछा कि हमारी क्या रणनीति है। हमारी रणनीति तो जनता की आवाज उठाने की है, लेकिन जनता की आवाज को उठाने नहीं दिया जाता, ना प्रदर्शन करने दिए जाते हैं। अभी ये जो है नीट का जो पेपर लीक हुआ है, पिछले 10-12 दिनों से पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे, सारे मीडिया चैनल कहीं कहीं दिखाते हैं किस तरीके से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। किस तरीके से उनके आंखों को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको जेल में डाला जा रहा है, वाटर कैनन उनके पर डाला जा रहा है, लाठी चार्ज उनके पर किया जा रहा है। कहाँ जनता की आवाज को उठाने देते हैं? पिछले सालों में आप ये भी एक कीर्तिमान तय हुआ है। आपको मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, ये सुन के फिर इनको फिर दिक्कत होगी कि ये रिकॉर्ड है। आप ये देखो कि जो पेपर लीक का जो मामला है, अब हम तुलना करते हैं यूपी की गवर्नमेंट की, जिसको एक कोस से बिना पानी पिए कोसते हैं। इसलिए जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपी की गवर्नमेंट 2004 से 2014 10 वर्षों में सिर्फ 10 पेपर लीक हो, 11 पेपर के लगभग मामले आए थे, जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई और संज्ञान लिया गया। मोदी सरकार में जिनके ये कीर्तिमान बता रहे हैं, उन्होंने कीर्तिमान बिल्कुल स्थापित किया। 89 से ज्यादा 94 मामले अब तक पेपर लीक के मामले के हो चुके हैं, जिसके अंदर सिर्फ लिपापोती करी गई है। कानून बनाया गया, लेकिन उसके अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अब आप अंतर देख लो, 11 और 93, मतलब कि हर बार पेपर लीक हुआ है। इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कीर्तिमान भारत साल में गगन जी कंक्लूड कीजिएगा। बैंक एक मिनट को ना, बैंक फ्रॉड मामले में मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। जो यूपी की गवर्नमेंट थी, उनके सिर्फ 22,441 मामले थे, जिसमें से सिर्फ 10,652 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का मामला था, जिसके अंदर काफी हद तक रिकवरी करने के केसेस डाले गए। 7 से लेके 12% तक की रिकवरी करी गई। लेकिन 12 साल जो पीछे बीते हैं, रिकॉर्ड बनाया, एक और कीर्तिमान स्थापित किया, 4 लाख करोड़ से ऊपर के बैंक। ठीक है गगन जी, आप ये आंकड़े अगले राउंड में प्लीज रखिएगा। गगन जी बाकी मेहमान सर वेट कर रहे हैं, एक बार उन्हें जोड़ लेती हूँ, लौटूंगी सर मैं आपके पास। गगन जी कंप्लीट कीजिएगा आप। मैं समझ गई, ये तमाम मुद्दे आपकी इस मीटिंग में भी उठाए गए हैं और आपके मुताबिक ये मुद्दों को लेकर जनहित में लगातार आप काम करते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लौटूंगे आपके पास। ओमकार जी, ये जो मंथन हो रहा है दिल्ली में, पहले एनडीए ने मंथन किया, इसके बाद आज कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा भी यहाँ पर दिखाई दिया। दोनों की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम आगामी कार्य योजना को लेकर बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनहित के मुद्दों को लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है। आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर कुछ काम होगा और इस मंथन का कुछ फायदा होगा, देश के सामने जो चुनौतियां हैं इनका असर होगा, या फिर सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही ये सियासी मंथन देखने को मिला दिल्ली में? देखिए मुस्कान जी, 2 बातें हैं, एक सत्ता पक्ष की, एक विपक्ष की। सत्ता पक्ष चाहे कोई भी जब सत्ता में आता है, कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, कुछ की जनता सराहना करती है, कुछ की जनता निंदा करती है। लेकिन उस सरकार के ऑन द होल कार्यकाल को जनता कुछ न कुछ नंबर जरूर देती है। पिछले 12 साल बीजेपी की सरकार, नेचुरल कुछ काम इनके अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर जनता से पूछें, आप ही एक सर्वे कर लो, ओवरऑल जनता कहेगी हम बहुत परेशान, रोजगार नहीं है, दुकानों में काम नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं।
ये परिस्थितियां हैं, वास्तविकता है, इस पर मंथन होना बीजेपी का बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मंथन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस अपने मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ने पूरे विपक्ष को एकजुट करके कांग्रेस से लड़ाई लड़ी थी। आज कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे देखना पड़ रहा है। आज कांग्रेस को उसी नीति पर जाना पड़ेगा अगर बीजेपी को हटाना है, तो जिस नीति पर बीजेपी चली थी। बीजेपी ने विपक्ष को एकजुट किया था, कांग्रेस को भी मतभेद बुला के एकजुट करना पड़ेगा, तो कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी के शासन का सवाल है, 12 वर्ष का, 12 साल बीजेपी के नेता, इनके मंत्री, इनके गुर्गे और इनके चमचे सारे मालामाल, जनता बदहाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज देश और प्रदेश की जनता कह रही। आप देखिए इन 12 सालों में हमने क्या नहीं देखा, जो नहीं देखना था वो भी देख लिया। आप देखिए जो हमारे से वायदे किए गए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल, कहां दिए? 15 लाख रुपए तो चलो इनके गृह मंत्री ने कह दिया था, जुमला था, छोड़ देते हैं उसको। 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, बुलेट ट्रेन लेके आनी थी, ले आए। नदियों को जोड़ने की योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी, कई लाख करोड़ की योजना, मेरे को पूरा याद है, टीवी पर हमने भी देखा था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम भी उस समय समर्थक थे। हमने देखा था नदियों को, पूरे भारत की नदियों को जोड़ देंगे, जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ नहीं आएगी, और जहां पानी की कमी रहती है, सूखा रहता है, वहां सिंचाई होगी। हम भी बाग बाग हो रहे थे, ले भी बहुत बढ़िया योजना मोदी जी की। कहां है वो? नमामि गंगे 20,000 करोड़ की योजना थी, 40,000 करोड़ लग गए। गंगे साफ हो गई? गंगे तो साफ नहीं हुई, लेकिन बेचारी उमा भारती साफ हो गई। बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं। क्या इन्होंने किया? रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, जंगल बेच दिए, जमीन बेच दी, छोड़ा क्या? और मैं तो एक बात कहता हूं, इन्होंने कह रहे बहुत तरक्की करी, चलिए मान गए। ये बताइए हर जगह अंबानी और अडानी क्यों हैं? आज जो हमारी इनकम और संपत्ति की डिस्पैरिटीज है, असमानता है, वो बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जाता है? हाँ, एक काम इन्होंने किया, 12 करोड़ कहते हैं शौचालय बना दिए। उससे पहले तो हमारे भारत की जनता शौचालय जाती ही नहीं थी, 12 करोड़ शौचालय बना दिए। सोचिए आप, 12 करोड़ शौचालय का मतलब है अगर एक परिवार में एवरेज 6 बंदे लगाएंगे हम, क्योंकि ऐसा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ फैमिली बड़ी है, पंजाब हरियाणा में फैमिली छोटी है। 12 करोड़ का मतलब 72 करोड़ लोगों के लिए शौचालय नहीं था इनके कहे मुताबिक। और इनमें कितना घोटाला हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये कुर्सी पे बैठे एक ही रटवाला लाभ रहे हैं कि मोदी जी ने नेहरू जी का कार्यकाल। हेलो, आपकी आवाज कट गई है ओमकार जी, ठीक करवाते हैं इसको, लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज, कुछ तकनीकी दिक्कत है आपकी ऑडियो में, ठीक करवा रहे हैं इसको, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, दिल्ली में जो मंथन किया गया, आप चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले चाहे विपक्ष की बात कर ले, आपको लगता है कि कोई नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश यहाँ से हो रही है? चाहे सत्ता पक्ष की उपलब्धियों की बात कर ले, चाहे अगली रणनीति की बात कर ले, और सवालों की बात कर ले जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए, क्या कुछ मायने आपको लगते हैं इस मंथन के बाद? अब देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ये है कि 12 साल में देश के विकास को हमने बहुत ऊंचाई दी। पिछले जो है पिछली सरकारों का जो कार्यकाल था, उनसे कई गुना ज्यादा हमारी विकास की गति रही। उन्होंने उसमें तमाम बढ़ चढ़ के आंकड़े भी दिए हर क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए हवाई अड्डे है, कोई बंदरगाह है, कोई रोड है, हाईवेज है, कोई पुलों का निर्माण है, कोई एम्स की स्थापना है, कहीं आईआईटी खोलने का है, वो तमाम तरह के उन्होंने शिक्षा संस्थान, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सीटें बढ़ाने का, हर क्षेत्र का उन्होंने अपने तरीके से आंकड़े उन्होंने एक्यूमुलेट इकट्ठे करके और जो है जनता के समक्ष रखने का काम किया है। और आगे भी उसको जो है वो
किसी तरह से प्रचार प्रसार का फैसला किया गया है कि ये सारी उपलब्धियां 12 साल की आम लोगों के बीच में रखी जाएंगी। इसी पर मंथन हुआ भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी, एनडीए की बैठक में भी। वहाँ जो है एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री पद पर अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए मोदी जी का अभिनंदन भी किया गया, एनडीए की बैठक में किया गया, बाकी बीजेपी ने भी किया। तो ये सब जो चल रहा है ये एक तरह से पावर में रहते हुए वो जो अपना जश्न मनाना, अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना, वो सिलसिला है। एनडीए की बैठक में भी यही हुआ, बीजेपी की बैठक में भी हुआ। उधर कांग्रेस है, वो अपना जो है वो अधेरे पक्ष को उठाना चाहती है, वो उसका अपना एक तर्क है, उसकी अपनी दलीलें हैं, और जो कुछ दिखाई भी दे रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो है इन मुद्दों को लेकर अभी जो है वैश्विक संकट के दौर में पेट्रोल डीजल के दाम, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती बेरोजगारी, इन सब समस्याओं पर मंथन किया। और अब ये शायद ये लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा प्रोग्राम लेकर आएगी जो देशव्यापी जो है उसका वो जो प्रस्तुति करेगी उस कार्यक्रम के तहत, वो इन सब सारे मुद्दों को उठाएगी। तो अब ये देखना है कि किस तरह से कांग्रेस क्या लेकर आती है प्रोग्राम। ऐसा है कि मंथन के आधार पर यही सामने आया है कि वो जो है कोई देशव्यापी कार्यक्रम इन सारे मुद्दों को लेकर वो आयोजित करेगी। तो वो कोई आंदोलन हो सकता है, वो किस तरह से होगा, कोई धरना प्रदर्शन, आंदोलन या कुछ भी, किस तरह की रैलियां, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इन मुद्दों को उठाने का फैसला कांग्रेस ने किया है। और इधर जो है एनडीए की बैठक में उन्होंने अपनी जो 12 साल की उपलब्धियां उनको लोगों के बीच में लेकर जाने का फैसला किया। ठीक है यशपाल बत्रा जी, आरोप यही है विपक्ष का कि सिर्फ मंथन करने से काम नहीं होगा, पहले आप वो वादे पूरे करिए जिनके माध्यम से, और जो वादे आपने जनता से किए थे उसके बाद आप सत्ता में आए थे, सत्ता में बैठने के बाद उन वादों को आप भूल गए हैं। चाहे रोजगार के मुद्दे की बात कर लें, चाहे बुलेट ट्रेन की बात कर लें, नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र किया है यहाँ पर ओमकार जी ने। इन सभी वादों को पूरा करने के बजाय कुछ नए मिशन, कुछ नए वादे आप जनता के बीच में लेकर आ जाते हैं। 2047 का विजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से जनता को बरगलाने का काम हो रहा है और जमीनी स्तर पर सब कुछ बेहाल है, बदहाल है। मुस्कान जी मेरी आवाज आ रही है? ओमकार जी आ रही है आपकी आवाज। तो मुस्कान जी मेरे को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है ओमकार जी, अब मुझे कमांड नहीं मिली कि आपकी आवाज दुरुस्त हो गई है, इसलिए ओमकार जी माफी चाहूंगी, आप 2 लाइन में कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी मुस्कान जी देखिए, 2014 के बाद आज तक हमने जो कुछ देखा जिंदगी में कभी नहीं देखा। नोटबंदी देख ली हमने जिंदगी में। उस समय मोदी जी ने कहा था मुझे 50 दिन दे दीजिए, मेरे निर्णय में कोई कमी निकल जाए, कोई किसी किस्म की कमी आ जाए, मेरे को जिस मर्जी चुराए को बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, देश और जनता जो सजा देगी मैं कबूल करूंगा। आप बताइए नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? 16 लाख करोड़ की टोटल करेंसी थी, 15,44,000 करोड़ के वापिस आ गए और कुछ नोट अभी भी पड़े हैं। क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? इसके बाद आ जाइए कोरोना काल के ऊपर। हमारे संविधान में वर्णित है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जला दो, कोरोना भाग जाएगा। ये हमारे को किधर लेके जा रहे हैं? हमारे को क्या विश्व गुरु बनाने के लिए ले जा रहे हैं या छदम गुरु बनाने के लिए ले जा रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। 3 कृषि बिल ले आए, पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया। आज परिस्थितियां क्या हैं? इनको सिर्फ ये लग रहा है नेहरू जी का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेहरू जी का एक और रिकॉर्ड भी है, वो भी तोड़ोगे क्या? उनका रिकॉर्ड अब 3259 दिन जेल में रहे थे, वो रहोगे क्या? उनका दूसरा एक और रिकॉर्ड भी है, उन्होंने उस समय 180 करोड़ की संपत्ति देश हित में देश को दे दी थी। करोगे क्या ये काम? ये बहुत मुश्किल बातें हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से देखो, आंकड़े हैं मुस्कान जी, आंकड़ों को आप किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। हम आंकड़ों की बाजीगरी जानते हैं, सारे जानते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जनता का भला नहीं होता। जनता का भला तब होता है जब जनता खुद के हाँ हमारा भला हुआ। आपने कहा था जब पाकिस्तान हमला करता था, आपने कहा था एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, लेके आए 10 सिर। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं हुआ। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारा एक नया गुरु आ गया अमेरिका, और उसने कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। पूरे विश्व में हमारी तू हो रही है। कारण पिछले 3 दिन में 3 बार 3 भारतीय जहाजों पर हॉर्मुज में हमला अमेरिका कर रहा है।
और आज 2 नागरिक मर गए हैं, इंडिया के 2 नागरिक जो उसी समुद्री जहाज में थे। कौन पूछेगा? आज हमारे जो परंपरागत मित्र थे रूस, मैं कंप्लीट करूं, जो हमारे परंपरागत मित्र थे रूस, उससे हम दूर हो गए और जिनसे हमने स्टेबिलिटी बना रखी थी, तटस्थ थे, ना हमारे मित्र थे ना शत्रु थे, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, आज वो हमारे मित्र होते हुए शत्रु का रोल अदा कर रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारी विदेश नीति क्या है? सिर्फ एक उपलब्धि कि हमने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसको उपलब्धि नहीं मान सकते। आज उपलब्धि देखना पड़ेगा कि देश का किसान खुशहाल है, देश का युवा बेरोजगार है या रोजगार है, व्यापारी वर्ग खुश है, उद्योग धंधे ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, 2014 में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, उस वक्त क्रूड ऑयल का रेट $107 प्रति बैरल था। कोरोना काल के दौरान ये रेट $30 तक आ गया, इन्होंने रेट कभी कम नहीं किए और आज भी क्रूड ऑयल का रेट $90 है। फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम 110 रुपए और 106 रुपए है। गैस जो 370 रुपए की मिलती थी आज 975 रुपए की मिल रही है। ये बहुत सारी बातें हैं, अगर हम विश्लेषण करें तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इन सारी बातों का जवाब आपसे मांगा जा रहा है। यशपाल जी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता की बात करना चाहूंगा कि नीट के एग्जाम की ये बात कर रहे थे कि नीट का एग्जाम जब हमारे टाइम में कभी लीक नहीं हुआ करता था, पहले इनको थोड़ी सी ये जानकारी लेनी चाहिए नीट का एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था और उस समय के अंदर एमबीबीएस की अगर सीटें मिला करती थी, पेपर लीक की बात की थी सर उन्होंने, ओवरऑल पेपर लीक की, किस तरीके से मिला करती थी एमबीबीएस की सीटें जब से नीट स्टार्ट हुआ है, जब से अब कैसे मिलती है सीटें, मेरिट बेसिस पे मिलती है, ये पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। रही बात लीक होने की, अगर कोई एग्जाम लीक हुआ है, क्या नीट का क्या कोई दूसरा, उन पर तुरंत कार्रवाई हुई है और नेक्स्ट टाइम के लिए सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज, कोई ना कोई ऐसे सिस्टम के अंदर लोग आ जाते हैं जो उनको उसको लीक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार कितनी गंभीर है उस लीकेज पे, ये देखना एक होता है कि जैसे नीट का एग्जाम सामने आया, अब आपके सामने है वो डिसीजन हो गया कि एयरफोर्स के माध्यम से नीट के पेपर भेजे जाएंगे, जहां भी नीट का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया जाएगा। ये आपके सामने सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अब रही बात हमारे इनोलो प्रवक्ता की, जो बात वो कर रहे थे इनोलो प्रवक्ता की, बुलेट ट्रेन कब आएगी, बुलेट ट्रेन कब आएगी। बुलेट ट्रेन जो 7 साल में नहीं आई, वो 12 साल के अंदर नहीं तो 13 साल में जरूर पहुंच जाएगी। जैसे 14 सितंबर 2017 को इनोग्रेशन हुआ और वो सूरत से दिल्ली मोड़ा 2027 में कंप्लीट हो जाएगी। पूर्वी बम्बई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2029 तक चालू हो जाएगी। ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन होगी जो 60 साल में सपने लेते रहे, बुलेट ट्रेन। तो थोड़ा वो जो उस समय के अंदर ट्रेनें हुआ करती थी वो साक्षात करने देती है। मैं भी उस ट्रेनों में घूमा हूँ, मेरे साथी प्रवक्ता भी घूमे हैं। और आज के समय के अंदर ट्रेन के अंदर अगर हम जाते हैं, अगर हमें चंडीगढ़ या कहीं और जाना होता है तो हम अपनी गाड़ी या बाइयर जाने से अच्छा हम ट्रेन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फैसिलिटी इतनी है। और रही बात दूसरी, अगर इतनी बातें सच्चाई है हमारे साथियों की, अगर इतनी बात जो बोल रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि देश और विदेश की नीतियों की बात कर रहे हैं, अगर इतनी सच्चाई है तो क्यों नहीं लोग समझते आप लोगों की बातें, क्यों नहीं लोग आप लोगों की बात मानते। हर इलेक्शन के अंदर पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को मिलती है और आप लोगों को पहले से कम मिलती है। उनके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन वो बताते हैं, चुनाव आयोग से आपकी सेटिंग है। देखिए, ये आरोप लगाना बड़ा आसान है, किसी बात को किसी चीज के लिए कहना। जैसे अभी आपको ये कह सकते हैं कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अगर यही सेटिंग क्या इनके कार्यकाल में हुआ करती थी? क्या ऐसा पहले भी हुआ करता था जो इनको पता है? अगर वो पता है, जैसे ईवीएम खराब है, इंजन की बैटरी खराब है, कई बार ये आरोप लगाते हैं एफआईआर बिहार के अंदर गलत हुई थी, दूसरी जगह होनी नहीं चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने हरियाणा के इलेक्शनों के अंदर एक प्रेजेंटेशन दी थी बड़ी कि एक मकान में 500 बन गए, इतने वोट नकली, वहाँ इतने वोट नकली है, हाईजेक कर लिया, हरियाणा के नकली वोटों से कर लिए। आप उसी को शुद्धिकरण करके ठीक करना चाहते हैं,
रिव्यू हो जाती है। ये चीजें विपक्ष को समझनी रहेगी, जनता को समझाए, जनता को क्यों नहीं समझा पाएगा, क्यों नहीं समझा पा रहे। ठीक है, मैं समझ गई आपका जो मुख्य सवाल है। गगन जी, मुद्दे आप उठाते हैं, लेकिन मुद्दे क्यों आखिर जनता के बीच में पहुंच नहीं पाते हैं? जनता को समझाने में, अपने पक्ष में लाने में आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मुस्कान जी देखिए, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लेना, क्योंकि हर एक लगे वो एक कहावत होती है कि हर एक इंसान हर एक के लिए जैसा नहीं होता और सबके लिए एक तराजू बराबर नहीं होता। तो आप इसको अदरवाइज मत लेना और ना ही अपने ऊपर लेना। ये जो आज अभी आपने बात कही, ये बिल्कुल हम अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और हमारे नेता हर एक रैली में एक बात को उठाते हैं मुद्दे को, कि किस तरीके से जो नेशनल चैनल्स हैं जिनका एक कर्तव्य है कि देश के विपक्ष के मुद्दों को जो वो प्रदर्शन, रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनता के बीच तक पहुंचाएं, लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं करते। हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल्स जो जिनको तथाकथित गोदी मीडिया कहा जाता है, वो काम ही नहीं करते। वो उनकी गोद में बैठे, वहां से जो स्क्रिप्टेड आता है वो चलाते हैं सारा दिन, मुद्दा कुछ और होता है, चलाते कुछ और है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कई हद तक जो तथाकथित जो चैनल्स हैं, जो अपने कर्तव्यों को भूल के सत्ता की गोद में बैठ के उनकी स्क्रिप्टेड जो स्टोरी चलाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। अब तो गगन जी सोशल मीडिया का जमाना है ना गगन जी, सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं आप। अगर ठीक है, आपके आरोप गंभीर है, आप चैनल्स पर आरोप लगा रहे हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। मुस्कान जी सुनिए, सोशल मीडिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में जो आप देखोगे तो राहुल जी का ग्राफ प्रधानमंत्री जी के ग्राफ से कितना ऊपर चला गया, वो सोशल मीडिया की देन है। उसमें आप जैसे लोग भी हैं जो मुद्दे उठाते हैं, आप जैसे लोगों को भी लोग चैनल देखते हैं। जो हमारे प्रदेश के चैनल है, आपका हरियाणा नहीं सबसे पुराना चैनल है, फिर भी हम आपको कहते हैं चलो आप कम से कम। और हम तो सारे मुद्दे उठाते हैं सर। अगर एनडीए की बैठक हुई वो भी हमने दिखाया, कांग्रेस की बैठक हुई वो भी दिखाया, आज की डिबेट में भी दोनों मुद्दे शामिल किए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो हम तो आपको कह रहे हैं, तभी हम आपके पास चैनल पर डिबेट में आते भी हैं, आप हमारी बात रखते हैं। लेकिन ये एक तरफा नहीं है, आपको सब पता है, उन बातों पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब जो आज का मुद्दा था 12 साल का, मैं कुछ आपको रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ जो पिछले 12 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड कायम करे हैं। पहला रिकॉर्ड कायम करा, 80 करोड़ लोगों को थैला देके 5 किलो अनाज के चक्कर में लाइन में लगा दिया पहली बार 12 साल में। 80 करोड़ जनता को, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। 12 सालों में 80 रुपए में 2014 में जो दाल मिलती थी, आज वो 200 रुपए किलो पे पहुंचा दिया है। ये रिकॉर्ड कायम करा है। जो तेल, खाने का तेल 80 रुपए मिलता था, वो 190 रुपए पहुंचा दिया, ये 12 साल में रिकॉर्ड कायम करा है। जो पेट्रोल डीजल 55 रुपए लीटर मिलता था, वो 110 रुपए पहुंचा दिया, ये 12 साल में रिकॉर्ड कायम करा है। 12 सालों में 54 से ज्यादा सरकारी संस्थान या तो बेच दिए या फिर बंद कर दिए या अपने मित्रों को फ्री में सौंप दिए, ये 12 साल में रिकॉर्ड कायम करा है। 12 सालों में युवाओं को मतलब कि रिकॉर्ड कायम करा है बेरोजगार करने का 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सरकार ने। 12 सालों में सबसे बड़े आतंकवादी हमले जो देश के अंदर हुए, जिसके नाम पे वोट मांगते हैं, वो रिकॉर्ड कायम करा है। 12 सालों में प्रधानमंत्री ने कई बार जनता को, देश को इमोशनल ब्लैकमेल करके, कभी देशभक्ति की बात करके, कभी राष्ट्रभक्ति की बात करके उनको उनके हालात में छोड़ दिया और उनको बार बार अपने हाथ जोड़ के कहा कि आप सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, मैं तो चला, मेरी तो राम राम। क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सरकारें गिराना, एमएलए एमपी खरीदना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, चुनाव आयोग के साथ मिलकर राज्यसभा के नामांकन रद्द कराना, ये हमारा काम है। देश को चलाना जनता का काम है, वो जाने उसका काम जाने। ये 12 साल में रिकॉर्ड कायम करे। 12 साल में जैसे ओंकार जी ने अभी भी बताया, जो नेहरू जी से अपनी तुलना कर रहे हैं, उनके तो आसपास भी नहीं है। 7 जन्म ले लें, 7 जन्म, तब भी उनके वहां तक नहीं पहुंच सकते। नेहरू जी ने कितने साल देश के लिए, आजादी के लिए जेल में बिताए, सारे देश को पता है, सारे वर्ल्ड को पता है। इन्होंने तो आज तक, ये तो किस तरह से खाकी पैंट पहन के अंग्रेजों के पिट्ठू बन के काम करते थे, सारे देश को पता है। ये तुलना कर रहे हैं नेहरू जी से। नेहरू जी ने कितने बड़े बड़े बांध दिए, नेहरू जी ने कितने बड़े बड़े IIT, कितने बड़े बड़े संस्थान बनाए, रेल बनाया, मेल बनाया, ये सारी चीजें उन्होंने बेचने का काम किया। ये नेहरू जी से तुलना करते हैं। ये तो उनके चरण दो के पिए तो इनके पाप भी पूरे होंगे। कैसी बातें करते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ काम जो है, किसी तरीके से, अभी लेटेस्ट देख लो आप, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन जी का, जो हमारी कैंडिडेट थी, उनका किस तरीके से नामांकन रद्द किया चुनाव आयोग के साथ मिलके, और जो वहां पर इंडिपेंडेंट एक और कैंडिडेट खड़ा करे, उनके ऊपर सरेआम FIR लॉन्च है, उनके ऊपर उनका नामांकन रद्द करा। तो ये इनका काम है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनावी अपना सिस्टम बनाना है, पार्टियों को गठजोड़ करना है, पार्टियां तोड़नी है। अब सबसे बड़ा सवाल देश की जनता पूछना चाहती है, 12 साल में एक और इन्होंने काम किया। 12 साल में इन्होंने पहली बार देश के अंदर, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में किसी देश के अंदर
ऐसा कोई प्रधानमंत्री किसी देश को मिला होगा जिन्होंने अपने नाम पे एक फंड बनाया, पीएम केयर फंड, और उसको आरटीआई से बाहर निकाल दिया कि भैया उसके पैसे के बारे में, देश की जनता का पैसा देश से अपील करके रो के हाथ जोड़ के पैसा मांगा और देश की जनता को बताने से मना कर दिया कि उसका उपयोग कहां कर रहे हैं। ये पहली बार 12 साल में रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। 12 साल में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री ने, कोविड में जब जनता सड़कों में धक्के खा रही थी, अपने लिए 12-12 हजार करोड़ रुपए के जहाज खरीदे, अपने लिए सेंट्रल विस्टा का एक आलीशान 7 स्टार घर बनाने का कार्य किया। ये भी 12 साल में रिकॉर्ड बनाया। कितने रिकॉर्ड बताएं, कितने रिकॉर्ड? 12 साल में देश का भट्टा बिठाने का जो रिकॉर्ड है वो इस एनडीए की, बीजेपी की सरकार के नाम लिखा जाएगा। इतिहास में बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसी सरकार आई थी जिसने देश को डुबाने का काम किया था और अपने सिर्फ सत्ता के लालच में, सिर्फ गद्दी में बैठे रहने के लिए देश की जनता को किस तरह से महंगाई की, बेरोजगारी की, अत्याचार की, उसकी भट्टी के अंदर झोंकने का काम 12 सालों में इस बीजेपी की सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने किया है। ये तुलना नहीं कर सकते नेहरू जी से अपनी, ये तुलना करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनको जब सच्चाई बताई जाती है तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। तब ये नेहरू जी का देखते हैं, गांधी जी का देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का देखते हैं, इंदिरा गांधी जी का देखते हैं, राजीव जी का देखते हैं। अरे आप उनके देश के, उनके जो उन्होंने बलिदान देश के लिए दिए हैं, उनके तो आप चरणों की धूल भी नहीं है। आप तो अपने माथे पे मिट्टी तक नहीं बैठ देते। राजीव गांधी जी को किस तरह सरेआम वहां पर बम से उड़ाया गया, इंदिरा गांधी जी को किस तरह सरेआम गोलियां मारी गई, उन्होंने देश का बलिदान दिया है। आप तो अपने नाक पे पक्की तक नहीं बैठ देते। कई हजार करोड़ रुपए तो आपका खर्चा है। आप कहते हो मैं गरीब का बच्चा हूँ। आपके कपड़े देखो, आप 10 दिन में आप कपड़े। ठीक है गगन जी, मैं समझ गई। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जिन वादों को लेकर आप आए थे, वादे कहीं न कहीं पूरे नहीं हुए। लौटूंगी आपके पास। वादे को छोड़ो, वादे भूल गई है बीजेपी एनडीए। देश का भट्टा बिठा दिया 12 सालों में। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगी। ओमकार जी, आपको लगता है ये राजनीतिक जंग जारी रहेगी या फिर असल मुद्दों पर भी बात होगी? कोई उम्मीद है आपको बीजेपी से, कांग्रेस से? इसमें सिर्फ टोटल प्योर राजनीति हो रही है, किसी को जनता से कोई मतलब नहीं। 2014 में मोदी जी ने कहा था देशवासियों मुझे 5 वर्ष दे दीजिए, जनता ने दिए। 2016 में नोटबंदी की, इन्होंने कहा मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, जनता में दिए। 2019 में फिर इन्होंने कहा मेरे से कुछ काम रह गए हैं, 5 वर्ष और दे दीजिए, जनता हमारी बोली बाली है, दिए। और 2024 में तो इन्होंने क्या किया, 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते। आप सोचिए 2026 चल रहा है, 2047 की बात करते हैं। आज जो युवा 26 साल का है वो युवा ओवरेज हो जाएगा 2047 में। 2047 में वो 47 वर्ष का हो जाएगा। इन्होंने बोला 2022 में किसान की आय डबल कर देंगे। हो गए डबल? क्या खर्चे डबल हो गए। इन्होंने कहा 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को मकान मिलेगा। मिल गया क्या? नहीं मिला। आज परिस्थितियां ये हैं, 1947 में हम आजाद हुए, 2014 में बीजेपी आई, कितने साल हुए? 67 साल। ये कहते हैं 70 साल, और 70 साल में ये अपने साल भी नहीं गिनते। ये भी तो शासन में रहे हैं, वाजपेयी साहब भी तो शासन में रहे हैं, वो नहीं गिनते। वो इनकी सरकार नहीं थी, वो बीजेपी की सरकार नहीं थी। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, 67 साल में पूरे भारत का कर्ज 50 लाख करोड़ था, और इन्होंने 12 साल में 50 लाख करोड़ से भारत का कर्ज 255 लाख करोड़ बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। आज सिर्फ आंकड़ों का अगर प्रयोग करना है, जब मर्जी 1 to 1 बैठ जाओ, आंकड़ों की बाजीगरी में हम तुम्हारे से आगे निकलेंगे। लेकिन एक बात करने की जरूर बहुत कोशिश करूंगा कि आज मेरे भाई ने बोला कि हम कुछ अगर नहीं करते हमारे को वोट कैसे मिलते हैं, ये पूछा इन्होंने अभी। इन्होंने कहा कि हमारे को वोट क्यों नहीं मिलते। आज SIR की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू है, हम स्वागत करते हैं। SIR में हम कहते हैं कोई भी गलत नाम ऐड ना हो, कोई भी सही नाम कटे ना। आज तहसीलदार इलेक्शन ने मेरे को बुलाया, मैं खुद गया। मैंने उनसे पूछा कि SIR की प्रक्रिया कब शुरू है। उन्होंने कहा 15 जून से शुरू है, 14 जुलाई तक। 15 जून से 14 जुलाई तक हम घर घर जाएंगे। इस दौरान अगर कोई फैमिली घर पर नहीं होगी, सुनने की बात है, अगर इस दौरान कोई घर पर नहीं होगी तो उसके बाद उस फैमिली को चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप सोचिए, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, बच्चे घर पे नहीं है। ज्यादातर फैमिलीज हरियाणा की, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, वो अपने मायके में जा चुके हैं। अब इस दौरान अगर वो बच्चे इनको नहीं मिलेंगे, उनकी वोटिंग काउंट नहीं होगी।
और एक सबसे बड़ी खामी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे भाई बत्रा जी भी सुन ले। मैंने आज तहसीलदार को बोला कि हम अपने बीएलए नियुक्त कर रहे हैं। जहां मैं रहता हूं यहाँ के 214 बूथ हैं। मैंने कहा 214 बंदों के हम नाम दे रहे हैं, लेकिन वो बीएलए बीएलओ से संपर्क कैसे करेंगे? वो कहते जी उनके नंबर दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमारे बीएलए, जब तक हमारे बीएलए के पास वोटर लिस्ट नहीं होगी, बीएलओ से कैसे बातचीत करेंगे? वो कहते वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। मैंने उनसे डिमांड करी लिखित में, हमारे को 2024 की और 2002 की वोटर लिस्ट सप्लाई करो। ये कहते हैं अगर आपने वोटर लिस्ट लेनी है 270 रुपए एक साइड के पेज के लगेंगे। मुस्कान जी सोचने की बात है, मतलब एक पेज के 540 रुपए दो। अगर 5000 पेज हैं तो 22,000 रुपए की वोटर लिस्ट मिलेगी। बताइए कौन खरीदेगा वोटर लिस्ट? एक वोटर लिस्ट 22,000 की मिलेगी, 2002 वाली 22,000 की मिलेगी, कैसे कोई खरीदेगा? मैंने डिमांड करी, मैंने एडिशनल चीफ से बात करी जो इलेक्शन कमिश्नर है हरियाणा का। मैंने कहा जी सुनील कुमार से बात करी। मैंने कहा आप वोटर लिस्ट क्यों नहीं सप्लाई कर रहे? कह रहे जी वोटर लिस्ट आपको पैसे देके लेनी पड़ेगी। आप देखिए ये काम जनता का है, मेरा तो नहीं। मुस्कान जी आपका काम तो नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये काम जनता का है। वोटर लिस्ट नहीं दे रही है सरकार ताकि हम अच्छे से उसकी चेकिंग ना कर लें। यही तो इनकी खासियत है। यही जो कहते हैं 91 लाख वोट बंगाल के काट दिए, 61 लाख वोट बिहार के काट दिए। और जब इनसे पूछते हैं कितने घुसपैठिए निकले, तो कल मेरे को पता लगा बंगाल में सिर्फ 4800 घुसपैठिए मिले हैं। जो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जो बीजेपी के आंकड़े बता रहे हैं, इन्होंने बताया कल कि हमें 4800 घुसपैठिए मिली हैं। मैंने कहा उनको बिरयानी खिला रहे हो या उनको वापस भेज रहे हो? कह रहे उनको भेजने की प्रक्रिया चालू करी है। ये हालात है, ये सरकार ऐसी है, इसको जनता से कोई मतलब। ठीक है ओमकार जी, आप कह रहे हैं कि ये जो प्रचंड की बात बीजेपी करती है आंकड़ों का खेल है। ओमकार जी समय कम है, रोक रही हूँ आपको। ठीक है ओमकार जी, मैं समझ गया आपकी बात, आपने जो आरोप लगाए जवाब लूंगी। राजेंद्र जी एक लास्ट कमेंट आपके तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं और ये सिर्फ राजनीति चल रही है उन मुद्दों की आड़ में। जादौन जी एक फाइनल मेरी आवाज आ रही है आपको राजेंद्र जी? हेलो हाँ जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बोलिए सर, लास्ट कमेंट आपका। ये जो मुद्दों की आड़ में राजनीति देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, आपकी क्या राय इस पर? नहीं देखिए, ऐसा है कि चुनावी वादे 100% तो पूरे नहीं हुए, ये बात भी अपनी जगह है। लेकिन ये भी है कि भाई सरकार ने जो है 12 साल में काम तो किया है और दिखाने लायक तो उनके पास आंकड़े भी है, तो वो ठीक है। लेकिन तमाम जो मुद्दे थे ग्राउंड पर, जो तमाम तरह के वादे थे, जो बड़ा चढ़ाकर वादे भी हुए, वो सब वादे उस तरह से 100% पूरे नहीं हुए, तो वो तो है। अभी तो जो है परीक्षा प्रणाली का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। कांग्रेस की बैठक के बाद भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने एक तरह से नारा भी दिया है कि पीएम वीक और पेपर लीक, उन्होंने इस तरह की एक तुकबंदी बनाई है। तो वो ये बहुत जबरदस्त तरीके से परीक्षा प्रणालियों की विफलता और भर्ती परीक्षाओं की विफलताएं जो है बड़ी बुरी तरह से छाई हुई है। और ये तमाम जो है कॉकरोच जनता पार्टी और ये इनके आंदोलन भी इसी को लेकर हुए हैं। तो जो यूथ जो है किसी भी बैनर का नाम तय करके, कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी बैनर का नाम तय करके जो है मैदान में आया है और विपक्ष को भी जो है उससे ताकत मिलती दिखाई दी है। तो अब देखते हैं कि विपक्ष क्या रोल प्ले करता है। आज तो उन्होंने बैठक करके इस मुद्दे पर मंथन किया है और ये कहा है कि पीएम वीक पेपर लीक, अगला कदम क्या होगा? ये अगला कदम क्या होगा? गगन जी एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक ही लाइन में मुस्कान जी कहना चाह रहा हूँ, ये जो पिछले 12 सालों में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, चोर बजा रही है। वो इसमें देखो क्या हुआ, तो चुनाव में वोट चोरी, परीक्षाओं में पेपर चोरी, आदिवासियों के जंगल चोरी, तमाम मुद्दे लगातार हावी रहे हैं। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, रोक रही हूँ सर, आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, समय की कमी है सर। गगन जी फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कभी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली में सत्ता और बिना विपक्ष के बीच में जो सियासी मंथन हुआ है उसको लेकर अब राजनीति तेज नजर आ रही है। बैठकों से क्या कुछ नया राजनीतिक संदेश निकल कर आता है, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।